फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। दक्षिणी वजीरिस्तान के बादर घाटी के अपर ज़िले में एक सैन्य काफिले पर भयानक हमला किया गया है, जिसमें कम से कम 12 सैनिकों की मौत हो गई है और 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने इसकी पुष्टि की और कहा कि घायल सैनिकों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय सुरक्षा बलों ने बताया कि हमला बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया था और ये हमला इतनी तेजी से किया गया था कि सैनिक तत्काल प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए। पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार भी छीन लिए हैं। यह हमला क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा की चिंता की ओर बढ़ा रहा है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर काबू पाने के लिए तलाशी अभियान चला रही हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से क्षेत्र में सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की अपील की है। यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हाल के महीने में हुए सबसे भीषण हमलों में से एक है, जहां टीटीपी का पहले काफ़ी बड़े इलाकों में नियंत्रण था, लेकिन 2014 के अन्य सैन्य अभियान के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। 2021 में काबुल में अफगान तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियाँ काफ़ी तेज हो गई हैं। अलग अलग संगठन होने के बावजूद टीटीपी अफगान तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान उन आतंकवादियों को हटाने में नाकाम रहा है जो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए करते हैं, जबकि काबुल के अधिकारी इन दावों को खारिज करते हैं। समाचार एजेंसी एएफपी के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में राज्य विरोधी सशस्त्र समूहों के हमले में करीब 640 लोग, जिनमें मुख्य रूप से सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष पाकिस्तान ने लगभग 10 वर्षों में अपने सबसे घातक दौर का अनुभव किया है, जिसमें 1600 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें से लगभग आधे सैनिक और पुलिस अधिकारी थे। आइए हम भारत के सिंधु जल संधि की बात करें। भारत के सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले पर पाकिस्तान की चिंता बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान मिशन के कार्यक्रम में सिंधु जल संधि IWT पर चर्चा की गई। पाकिस्तान के वक्ताओं ने इस दौरान कहा कि भारत ने एक तरफा इस संधि को स्थगित किया है। ऐसा करते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को दरकिनार किया है, जो गंभीर चिंता पैदा करता है। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से संधि तोड़ने पर गंभीर नतीजे होने की बात कही गई है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र स्थायी मिशन और मुस्लिम अमेरिकी नेतृत्व गठबंधन ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का विषय सिंधु जल संधि और पाकिस्तान का जल संकट, चुनौतियां और आगे का रास्ता था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारत के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत उस्मान जादून ने अपने भाषण में भारत को गिरफ्तारी दी। उन्होंने कहा कि सिंधु संधि को कमजोर करने के गंभीर मानवीय परिणाम होंगे। जादून ने कहा कि महत्वपूर्ण डेटा साझा करने से इनकार करने से खाद्य सुरक्षा और विस्थापन बढ़ेगा। इससे महिलाओं, बच्चों, गरीबों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। कार्यक्रम में राजदूत अहमद ने भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि पानी को राजनीतिक लाभ के साधन के रूप में इस्तेमाल करना लोगों को उनके सबसे मौलिक मानवाधिकार से वंचित करना है। भारत को ऐसा कदम उठाने से बचना चाहिए। भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु संधि से हटने का ऐलान किया था। भारत ने पाकिस्तान जाने वाले पानी रोकने की बात कही है। इस पर पाकिस्तान ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि अगर भारत ने पानी रोका तो वह इसे जंग का ऐलान मानेगा। पाकिस्तान का कहना है कि पानी रोकने के मतलब लाखों लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालना है। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन में SCO समिट के दौरान भी यह मुद्दा उठाया था। इस कार्यक्रम में भारतीय PM नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। पाकिस्तान का दावा है कि सिंधु समझौते की शर्तों के हिसाब से कोई एक पक्ष को इस समझौते को एक तरफा निलंबित या रद्द नहीं कर सकता। ऐसे में भारत का कदम ठीक नहीं है। दूसरी ओर भारत अपने रुख पर अभी तक अडिग दिखा है। ये बात करें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस से तेल खरीद और टैरिफ पर बात की है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। साथ ही चीन पर रूस से तेल खरीद के लिए 50 से 100% टैरिफ लगाया जाए। ऐसा होने पर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का रास्ता बन सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में नाटो देशों चीन की बात की, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया। ट्रंप हालिया महीनों में रूसी तेल खरीद के लिए भारत पर आक्रामक रहे हैं। हालांकि शनिवार को उन्होंने भारत पर रुख बदलने का संकेत दिया है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट में लिखा, नाटो की जीत के लिए प्रतिबद्धता अब तक 100% से काफ़ी कम रही है। कुछ देशों की रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली है। इससे रूस के साथ आपकी समझौते की पोजीशन और बार्गेनिंग पावर कमज़ोर होती है। मैं प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूँ। जब नाटो देश तेल खरीद रोकने के लिए तैयार हों तो बताएं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो देशों को चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाना चाहिए। ऐसे कदम से चीन की रूस पर मजबूर पकड़ टूट जाएगी। मुझे भरोसा है कि अगर चीन पर नाटो देश टैरिफ लगाते हैं तो रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। चीन पर प्रतिबंध को युद्ध खत्म होने के बाद हटा लिया जाएगा।
सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार 2023 से नाटो सदस्य तुर्की, चीन और भारत के बाद रूसी तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। रूसी तेल खरीदने में शामिल 32 देशों के गठबंधन के अन्य सदस्यों में हंगरी और स्लोवाकिया भी शामिल है। इन देशों की ओर से ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप प्रशासन ने बीते महीने भारत पर रूस से तेल खरीद के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते में तनाव आया है। इस पर शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ लगाना आसान काम नहीं है। यह भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार पैदा करता है। इसके बाद शनिवार को उन्होंने भारत पर चुप्पी साधते हुए चीन पर भारी टैरिफ का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार को नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर देश की संसद प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार सदन का विघटन 12 सितंबर 2025 की रात 11 बजे से प्रभावी हुआ। अंतरिम सरकार बनने के साथ ही अधिकारियों ने देश में नए सिरे से संसदीय चुनाव कराने का भी ऐलान कर दिया। नेपाल में अब 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि 73 वर्षीय कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। देश की पहला महिला प्रधानमंत्री बनी कार्की को राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षा प्रमुख और राजनयिक समुदाय के सदस्य उपस्थित थे। पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई भी शरीक हुए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आने वाले भट्टराई एकमात्र पूर्व प्रधानमंत्री थे। कार्की की नियुक्ति के साथ ही काठमांडू के शीतल निवास के बाद बड़ी संख्या में युवाओं, खासकर जेन जी समूह ने उत्सव मनाया। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को बधाई संदेश भेजते दिखे। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने पोस्ट में लिखा, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को बधाई, सफल रहो, देश को बचाओ और बनाओ, और धन्यवाद जेन जी जिन्होंने ये संभव कर दिखाया। एक अन्य यूजर ने फेसबुक पर लिखा, मेरा घर, मेरा कॉलेज, अब मेरा देश भी माँ के प्रेम और त्याग से चलेगा। गौरतलब है कि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्की की नियुक्ति का ऐलान राष्ट्रपति, सेना के शीर्ष अधिकारियों, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों के बीच हुई विशेष बैठक के बाद हुआ। राष्ट्रपति ने प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज से भी परामर्श किया। बता दें कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद उपजे राष्ट्रव्यापी आंदोलन, असंतोष और जन आक्रोश के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और आगजनी में 34 से अधिक लोगों की मौत हुई। गुस्साई भीड़ ने नेताओं को दौड़ाकर पीटा, देश की ऐतिहासिक इमारतों को आग के हवाले कर दिया। मृतकों में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी भी शामिल है, जिन्हें भीड़ ने जिंदा जला डाला। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.